नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। धनबाद में 3 मंजिला मकान में भीषण आग, घर में सो रहे थे 15 लोग, 2 की जलकर मौत, 6 झुलसे, मरने वाले नानी नाती। धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र अंतर्गत विकासनगर में सोमवार की देर रात एक 3 मंजिला मकान में अचानक आग लग गई। हादसे में 2 लोगों की जलकर मौत हो गई है, 6 अन्य लोग झुलस गए हैं। मृतकों की पहचान 22 वर्षीय प्रशांत कुमार उर्फ गोलू और उनके 70 वर्षीय नानी चिंता देवी के रूप में की गई है। घटना के वक्त मकान में कुल 15 लोग मौजूद थे, जिनमें से कई लोग बाल बाल बच गए हैं। जानकारी के अनुसार आग सबसे पहले मकान के प्रथम तल पर लगी थी। कुछ ही देर में पूरे घर में घना धुआं भर गया था, जिससे अफरा तफरी मच गई। प्रथम तल पर 8 लोग सो रहे थे, जबकि दूसरे तल पर 3 और तीसरे तल पर 4 लोग मौजूद थे। धुएं के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और चीख पुकार मच गई। हादसे में मरने वालों प्रशांत कुमार उर्फ गोलू 15 दिन पहले ही पटना से धनबाद अपनी नानी चिंता देवी के घर आया हुआ था। हादसे की रात वह भी प्रथम तल पर सो रहा था। आग की चपेट में आने से वह और उनकी नानी गंभीर रूप से झुलस गए। दोनों को बाहर निकाला गया, लेकिन अस्पताल ले जाने से पहले उनकी मौत हो गई। कोडरमा के ग्रिजली विद्यालय में बॉयलर फटा, कपड़े आयरन करने के दौरान हादसा, 5 कर्मचारी घायल, 2 की हालत गंभीर। कोडरमा के तिलैया डैम ओपी क्षेत्र स्थित ग्रिजली विद्यालय में बुधवार को बड़ा हादसा हो गया। विद्यालय की लॉन्ड्री यूनिट में कपड़े इस्त्री करने के दौरान स्टीम बॉयलर अचानक फट गया। धमाका इतना तेज था कि वहां काम कर रहे कर्मचारी इधर उधर जा गिरे। इस हादसे में 5 कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिनमें से 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। घटना के बाद पूरे विद्यालय परिसर में अफरा तफरी का माहौल हो गया। धमाके की आवाज दूर तक सुनाई दी थी, जिससे आसपास के कर्मचारी और छात्र सहम गए। घायल कर्मचारियों में शामिल गुड्डू कुमार रजक ने बताया कि ग्रिजली विद्यालय की लॉन्ड्री यूनिट में आवासीय छात्रों और शिक्षकों की वर्दी धुलाई और इस्त्री का काम होता है। बुधवार को भी सभी कर्मचारी रोज की तरह काम में लगे हुए थे। इसी दौरान इस्त्री के लिए इस्तेमाल किया जा रहा स्टीम बॉयलर अचानक तेज आवाज के साथ फट गया। बॉयलर से निकले गर्म पानी और भाप की चपेट में वहां मौजूद लगभग आधा दर्जन कर्मचारी आ गए। कुछ कर्मचारी धमाके के झटके से कमरे के दूसरे छोर तक जा गिरे, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। लॉन्ड्री यूनिट में रखा सामान भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। घटना की जानकारी मिलते ही विद्यालय के अन्य कर्मी मौके पर पहुंचे और घायलों को विद्यालय के निजी वाहन से झुमरी तलाया स्थित एक निजी अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां सभी का इलाज जारी है। मंत्री संजय यादव की मां का निधन, सोशल मीडिया पर साझा किया भावुक संदेश। झारखंड के श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव की माता का निधन हो गया है। इस दुखद सूचना को स्वयं मंत्री संजय प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से साझा किया। लिखा कि यह दिन उनके जीवन का सबसे कष्टदायक दिन है और उनकी पूज्य माता जी उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर प्रभु के चरणों में विलीन हो गई हैं। मंत्री ने बताया कि दिवंगत मां का पार्थिव शरीर आज शाम उनके पैतृक आवास ढाका मोड़ पहुंचेगा। वहीं कल सुबह सुल्तानगंज घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उन्होंने भावुक शब्दों में कहा कि भले ही मां का साया सिर से उड़ गया हो, लेकिन उनका स्नेह, संस्कार और आशीर्वाद सदैव परिवार के साथ रहेगा। मंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। साहिबगंज के उधवा पक्षी अभ्यारण्य रामसर साइट घोषित, प्रवासियों पक्षियों का बना सुरक्षित जोन। साहिबगंज के उधवा पक्षी अभ्यारण्य झील इस साल रामसर साइट घोषित किया गया है। झारखंड की यह पहली झील है जिसे रामसर साइट घोषित किया गया है। केंद्र सरकार की घोषणा के बाद आधुनिक तकनीक से शिकार करने वाले लोगों पर निगरानी रखी जा रही है। पूरे क्षेत्र में 10 सीसीटीवी कैमरे और 2 पीटी जेट कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। पक्षियों का नवंबर माह से यहां आना शुरू हो चुका है, जो फरवरी माह के अंत तक रहता है। उसके बाद पक्षी अपने स्थान पर वापस चले जाते हैं। इसे देखने के लिए पर्यटक अभी से ही यहां पहुंचने लगे हैं। पर्यटकों को घुमाने के लिए 4 शिकारा बोट और एक 15 सीटर वाली बड़ी नाव की व्यवस्था वन विभाग की तरफ से की गई है, जिस पर सैलानियों को न्यूनतम शुल्क लेकर घुमाया जाता है। कोई पक्षियों और जलीय जीवों का शिकार न करे, इसके लिए ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। सभी कैमरे वायरलेस हैं। वहीं 565 हेक्टेयर में फैली इस झील की निगरानी के लिए एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। झारखंड में गुमला का तापमान पहुंचा 7 डिग्री सेल्सियस। डाल्टनगंज बेतला में छाया कोहरा, अभी शीतलहर का अलर्ट नहीं। झारखंड के कई जिलों में बीते 24 घंटे के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव दर्ज किया गया है। कहीं ठंड बढ़ी है तो कहीं थोड़ी राहत मिली है। हालांकि सुकून की बात यह रही कि राज्य के किसी भी हिस्से में शीतलहर नहीं चली है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिमी हवाओं का असर बना हुआ है, जिससे सुबह और शाम ठंड महसूस की जा रही है। दिन के समय धूप निकलने से लोगों को कुछ राहत मिल रही है। अगले कुछ दिनों तक तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं जताई गई है। कोहरे के कारण कई इलाकों में दृश्यता कम हो गई है। पलामू के डाल्टनगंज में दृश्यता घटकर 300 मीटर रह गई, जबकि रांची में 700 मीटर और जमशेदपुर में 800 मीटर रिकॉर्ड की गई है।
बेतला क्षेत्र में कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ठंड के कारण किसान, मजदूर और छोटे व्यवसायी ठिठुरते हुए काम करते नजर आ रहे हैं। स्कूल और कोचिंग जाने वाले बच्चों को सुबह की ठंड झेलनी पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक झारखंड के लगभग सभी जिलों में सुबह के समय कोहरा या धुंध देखी जा रही है, जबकि दिन में आसमान साफ रहता है। राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान 7.1 डिग्री सेल्सियस गुमला में रिकॉर्ड किया गया है। वहीं पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में अधिकतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो राज्य के सबसे ज्यादा है। डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 4 डिग्री गिरकर 25.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 0.6 डिग्री बढ़कर 8.7 डिग्री दर्ज किया गया है। झारखंड में सुबह 4 बजे तक खुल सकेंगे बार, उत्पाद विभाग तैयार कर रहा प्रस्ताव। शराब प्रेमियों के लिए राहत भरी खबर है। झारखंड में आने वाले दिनों में बार देर रात सुबह 4 बजे तक खुले रह सकते हैं। इसे लेकर उत्पाद विभाग एक नया प्रस्ताव तैयार कर रहा है, जिसे अगले वित्तीय वर्ष से लागू किए जाने की संभावना है। उत्पाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बताया कि फिलहाल बार संचालन की अनुमति रात 12 बजे तक ही है, लेकिन कई बार संचालक निर्धारित समय से ज्यादा देर तक बार खुले रखते हैं। इससे सरकार को राजस्व का नुकसान होता है और कानून व्यवस्था से जुड़ी परेशानियां भी सामने आती हैं। नई व्यवस्था के तहत रात 12 बजे के बाद बार खोलने के लिए अलग अलग समय सीमा का लाइसेंस जारी किया जाएगा। 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे और 4 बजे तक संचालन के लिए अलग अलग शुल्क तय होंगे। इससे बार संचालकों को कानूनी रूप से सुविधा मिलेगी और राज्य के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। उत्पाद मंत्री ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले संचालकों पर जुर्माना लगाया जाएगा और गंभीर मामलों में बार का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। विनय चौबे की पत्नी के 2 लॉकर फ्रिज, आय से ज्यादा संपत्ति मामले के आरोपियों के पास है 2 दर्जन से ज्यादा बैंक खाते। झारखंड एसीबी शराब घोटाला, हजारीबाग वन भूमि घोटाला और सेवायत भूमि घोटाला के जरिए आय से ज्यादा संपत्ति अर्जित करने के आरोपियों के बैंक अकाउंट बारीकी से खंगाल रही है। इसके साथ साथ एजेंसी इस बात की भी जानकारी में जुटा रही है कि आय से ज्यादा संपत्ति से जुड़े केस के आरोपियों के पास किस किस बैंक के लॉकर हैं। एसीबी ने झारखंड में संचालित हो रहे सभी प्राइवेट और सरकारी बैंक को पत्र लिखकर यह जानकारी मांगी है कि सस्पेंडेड आईएएस विनय चौबे, उनकी पत्नी स्वप्ना संचिता, नेक्सजन के मालिक विनय सिंह, उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह, विनय चौबे के साले शिपीश त्रिवेदी, उनकी पत्नी प्रियंका त्रिवेदी और विनय चौबे के ससुर सत्येंद्रनाथ त्रिवेदी के पास किस किस बैंक में कितने अकाउंट है। बैंक अकाउंट के साथ साथ इन आरोपियों ने कितना लॉकर ले रखा है। पत्र में यह भी कहा गया है कि यदि उक्त लोगों के नाम पर कोई लॉकर है तो उसे अगले आदेश तक फ्रीज कर दिया जाए। अब तक यह जानकारी सामने आई है कि विनय चौबे की पत्नी स्वप्ना संचिता के नाम पर एसबीआई बैंक के 2 लॉकर हैं। एसएबी को कुल 2 दर्जन से ज्यादा बैंक अकाउंट खंगाल कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि विनय चौबे के अलग अलग जिलों में डीसी और उत्पाद विभाग में सचिव रहते हुए कितने पैसों का भ्रष्टाचार किया गया है। रिम्स अतिक्रमण हटाने में देरी पर झारखंड हाईकोर्ट सख्त, मशीन से तोड़ने का निर्देश। रिम्स परिसर में मरीजों के बेहतर इलाज और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने की धीमी प्रक्रिया पर कड़ा रुख अपनाया है। झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान रिम्स एनरोचमेंट हटाने में तेजी लाने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि अस्पताल के लिए अधिग्रहित जमीन पर बने अवैध निर्माण को हटाने में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत फोटोग्राफ्स को देखते हुए खंडपीठ ने सवाल किया कि रिम्स की जमीन पर बने भवनों को छेनी और हथौड़ी से क्यों तोड़ा जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि अतिक्रमण हटाने के लिए मशीनों का उपयोग कर प्रक्रिया को तेज किया जाना चाहिए ताकि अस्पताल के विकास कार्य प्रभावित न हो। खंडपीठ ने अतिक्रमण हटाओ अभियान से जुड़े जमीन अधिग्रहण के गजट नोटिफिकेशन के साथ उपायुक्त, जिला भूमि अधिग्रहण पदाधिकारी और अंचल अधिकारी को सशरीर उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि रिम्स परिसर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। मरीन ड्राइव पर दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रेलर चालक की मौके पर मौत। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र स्थित मरीन ड्राइव गोलचक्कर के पास मंगलवार तड़के करीब 3 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में ट्रेलर चालक की मौके पर मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार रुंगटा माइन से जपला की ओर लोहे की प्लेट लाद कर जा रहा एक ट्रेलर अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रेलर का कैबिन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और चालक उसमें बुरी तरह फंस गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। मृतक की पहचान सुमन कुमार के रूप में की गई है। सूचना मिलते ही बिष्टुपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद चालक के शव को कैबिन से बाहर निकाला गया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया तेज रफ्तार या झपकी आने के कारण हादसा होने की आशंका जताई जा रही है।
झारखंड पुलिस मुख्यालय ने अनुकंपा आधारित नियुक्ति के लंबित मामलों की मांगी रिपोर्ट। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने अनुकंपा के आधार पर आरक्षी और बाल आरक्षी के पद पर नियुक्ति से संबंधित सभी लंबित मामलों पर तत्काल कार्रवाई करते हुए 3 दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगा है। डीजीपी दफ्तर ने जिले के एसपी वाहिनी और इकाई के प्रमुख को इससे संबंधित पत्र लिखा है। जारी निर्देश के अनुसार 18 दिसंबर को डीजीपी अनुकंपा के आधार पर आरक्षी और बाल आरक्षी के पद पर नियुक्ति से संबंधित सभी मामलों पर समीक्षा करेंगी। लातेहार पुलिस की कार्रवाई, 16 एकड़ में लगी अवैध अफीम की खेती को किया नष्ट। एसपी कुमार गौरव के निर्देश पर जिले में अवैध अफीम की खेती के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में पुलिस ने हिरहंज थाना क्षेत्र में 16 एकड़ में लगी अवैध अफीम की खेती को नष्ट किया है। जानकारी के अनुसार एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि इचाक और डोराक गांव के बीच सघन वन क्षेत्र वाली भूमि में बड़े पैमाने पर अवैध अफीम की खेती की जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो पाया कि 16 एकड़ भूमि पर अवैध रूप से अफीम के पौधे लहलहा रहे हैं। पुलिस ने ट्रैक्टर की मदद से अफीम की खेती को जड़ से उखाड़कर पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, जिससे तस्करों के मंसूबों पर पानी फिर गया। मथुरा में 8 बसें 3 कारें टकराईं, 13 जिंदा जले, शरीर के टुकड़े 17 पॉलिथीन में ले गए। एक्सप्रेसवे पर कोहरे के चलते हादसा, 70 घायल। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे के चलते 8 बसें और 3 कारें भिड़ गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ियों में आग लग गई। भाजपा नेता समेत 13 लोगों की जलकर मौत हो गई है। 70 लोग घायल हैं। मरने वालों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि बसों में कटे हुए अंग मिले हैं। पुलिस ने इन्हें 17 पॉलिथीन बैग में भर कर ले गई है। अब डीएनए टेस्ट से इनकी पहचान की जाएगी। हादसा थाना बलदेव क्षेत्र में माइलस्टोन 127 पर हुआ है। पुलिस फायर ब्रिगेड पर और एसडीआरएफ के 50 जवानों और 9 थानों की पुलिस ने 6 घंटे में रेस्क्यू और ऑपरेशन पूरा किया। हादसे के चलते एक्सप्रेसवे पर 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया था। हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। एडीएम प्रशासन अमरेश जांच का नेतृत्व करेंगे। 20 और 21 दिसंबर को जमशेदपुर में लिटरेचर फेस्टिवल, देश विदेश की नामचीन हस्तियां करेंगी शिरकत। विद्यादीप फाउंडेशन के तत्वाधान में जमशेदपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025 का आयोजन आगामी 20 और 21 दिसंबर को होटल रमाडा बिष्टुपुर में किया जाएगा। इस 2 दिवसीय साहित्यिक महोत्सव में विचार विमर्श सत्र, कार्यशालाएं, बुक फेयर, सम्मान समारोह और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आयोजित की जाएंगी। साक्षी स्थित एक भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में आयोजन समिति के संयोजक संदीप मुरारका ने बताया कि यह महोत्सव कला, साहित्य और विचारों के संगम का मंच होगा, जिसमें देश विदेश से लेखक, पत्रकार, कलाकार, प्रशासक, विचारक और पद्मश्री अलंकृत व्यक्तित्व भाग लेंगे। संयोजक कमल किशोर अग्रवाल ने बताया कि सिनेमा और वेब सीरीज से जुड़े चर्चित नाम भी महोत्सव में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल से बिहार जा रही थी शराब, बड़ी खेप को पुलिस ने किया जब्त। अवैध शराब के खिलाफ दुमका पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले से दुमका के रास्ते बिहार जा रही शराब की बड़ी खेप को जब्त किया गया है। यह शराब एक मिनी ट्रक में भरकर ले जाया जा रहा था। ट्रक से 4 ड्रम स्प्रिट भी बरामद किया गया है। इस मामले में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। दुमका पाकुड़ जिला के सीमा पर स्थित गोपीकांदर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की है, जिसमें पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के मुरारोई इलाके से दुमका की ओर आ रहे एक मिनी ट्रक को जब्त किया गया है। गोपीकांदर थाना प्रभारी सुमित कुमार भगत को यह सूचना मिली थी कि एक सफेद रंग के मिनी ट्रक में अवैध शराब ले जाया जा रहा है। सूचना के सत्यापन और वरीय पदाधिकारियों के आदेश पर पुलिस टीम ने गोपीकांदर थाना के कारूडीह मोड़ के पास दुमका पाकोड़िया रोड पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इसी क्रम में एक मिनी ट्रक से 110 पेटी शराब और 800 लीटर स्प्रिट बरामद किया गया है। पीजी मेडिकल की 57 सीटें रह गई खाली, अब शुरू होगी दूसरी काउंसलिंग। ऑनलाइन भरे जाएंगे विकल्प। पहली काउंसलिंग से नामांकन के बाद पीजी मेडिकल एमडी एमएस में 57 सीटें रिक्त रह गई हैं। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने सोमवार को इन रिक्त सीटों की सूची प्रकाशित कर दी है। इसके तहत रिम्स रांची में 37, एमजीएम जमशेदपुर में 14, एसएनएमएमसीएच धनबाद में 5 तथा रांची सदर अस्पताल में 1 सीट रिक्त रह गई है। अब इन सीटों को भरने के लिए दूसरी काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। इसके तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तथा विकल्पों के ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया 16 से 18 दिसंबर तक पूरी होगी। अभ्यर्थी विकल्पों में 19 दिसंबर को संशोधन कर सकते हैं और परिषद 22 दिसंबर को औपबंधिक रूप से सीटों का आवंटन होगा। आवंटित संस्थानों में 23 से 28 दिसंबर तक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच होगी तथा नामांकन होगा। कोडरमा में बालू के वर्चस्व को लेकर खूनी संघर्ष, तिलोकरी रेलवे फाटक के पास 2 गुटों में झड़प, 2 लोग घायल, पुलिस जांच में जुटी। कोडरमा के जयनगर थाना क्षेत्र में अवैध बालू ढुलाई के वर्चस्व को लेकर 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई है। घटना धनबाद गया रेलखंड पर तिलोकरी रेलवे फाटक के पास की है, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों की पहचान तिलोकरी पंचायत के गरवाटांड निवासी 42 वर्षीय मुकेश यादव, पिता रामवृक्ष यादव और बिरहाडी निवासी
20 वर्षीय गोलू भदानी के रूप में की गई है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को जयनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार दोनों की हालत गंभीर है, लेकिन स्थिर बताई जा रही है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक जयनगर थाना क्षेत्र में बराकर नदी से प्रतिदिन बड़े पैमाने पर अवैध बालू का उठाव किया जाता है। इस अवैध कारोबार में कई गुट सक्रिय हैं, जिनके बीच क्षेत्रीय वर्चस्व को लेकर अक्सर विवाद होता रहता है। मंगलवार को भी बालू उठाव को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए थे। बताया जाता है कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के मजदूरों को बहला फुसलाकर बालू घाट ले जाने का प्रयास किया, जिससे विवाद भड़क उठा। हालांकि दोनों ही पक्ष बालू उठाव से जुड़े विवाद से इनकार कर रहे हैं। घटना को आपसी कहासुनी का नतीजा बताया जा रहा है। रोलिंग ब्लॉक के कारण कई ट्रेनें होंगी प्रभावित। हटिया खड़गपुर एक्सप्रेस 17 को देरी से खुलेगी। ट्रेन संख्या 13503, 13504 भी होंगी प्रभावित। दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल के अंतर्गत विकास कार्य के लिए रोलिंग ब्लॉक लिया जाएगा। इस कारण रांची रेल मंडल से परिचालित कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। ट्रेन संख्या 13503, 13504 वर्धमान हटिया वर्धमान मेमो एक्सप्रेस का 18 दिसंबर को गोमो स्टेशन पर आंशिक समापन और आंशिक प्रारंभ होगा। इन ट्रेनों का गोमो हटिया गोमो के बीच परिचालन रद्द रहेगा। ट्रेन संख्या 18036 हटिया खड़गपुर एक्सप्रेस 17 दिसंबर को अपने निर्धारित प्रस्थान समय के स्थान पर 2 घंटे विलंब से हटिया स्टेशन से खुलेगी। ट्रेन संख्या 18035 खड़गपुर हटिया एक्सप्रेस 21 दिसंबर को अपने निर्धारित प्रस्थान समय के स्थान पर 2 घंटे विलंब से खड़गपुर स्टेशन से खुलेगी। रांची रेलवे स्टेशन में सोमवार की रीमॉडलिंग वर्क के कारण सुबह 2 घंटा का पावर ब्लॉक लिया गया था। इस वजह से यहां से कोलकाता और बनारस जाने वाली वंदे भारत ट्रेनें करीब 1 घंटा लेट से खुली हैं। वहीं दुमका और गोड्डा से आने वाली ट्रेनें 1.5 घंटा तक लेट पहुंची। हत्या के 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा, 10-10 हजार का जुर्माना भी लगा। एडीजे वन प्रेम शंकर की अदालत ने डायन बिसाही के शक में घाघरा थाना क्षेत्र के डूको निवासी सावित्री देवी के हत्या के 2 आरोपियों घाघरा निवासी लोहरा गोप व मतीराम गोप को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं दोनों दोषियों को 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ सकता है। इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से लोक अभियोजक अजय रजक ने पैरवी किया। घटना 20 मई 2025 की है। इस मामले में मृतका के पति सीताराम महतो ने अज्ञात पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराया था, जिसमें अनुसंधान के क्रम में डायन बिसाही के शक में लोहरा व मतीराम ने हत्या की घटना को अंजाम दिया था। घटना के दिन सीताराम अपने पशु को चराने के लिए जंगल की ओर चला गया था। उस समय घर में सावित्री देवी अकेली थी। उसी दौरान मतीराम व लोहरा गोप घर में घुसकर धारदार हथियार से वार कर सावित्री देवी की हत्या कर दी थी। टाटा कांड्रा मेन रोड में हादसा, कार बस की टक्कर के बाद बवाल, यातायात पूरी तरह बाधित, हाथापाई भी हुई। सरायकेला के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में टाटा कांड्रा मुख्य मार्ग सोमवार देर रात लगातार 2 सड़क दुर्घटनाओं से दहल उठा। पहली घटना रात करीब 10 बजे घोड़ा बाबा मंदिर के पास हुई, जहां एक कार और सर्विस बस की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों वाहन सड़क पर ही फंस गए और यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। कुछ ही देर में मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। हादसे के बाद दोनों वाहनों के चालकों और सवारों के बीच पहले कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते देखते हाथापाई में बदल गई। सड़क पर सूचना मिलने पर आदित्यपुर थाना पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन स्थिति को नियंत्रित करने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। करीब 1 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। इस दुर्घटना में 4 से 5 लोगों को हल्की चोटें आई हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। इसी मार्ग पर दूसरी दुर्घटना रात करीब 11 बजे डीवीसी मोड़ के पास हुई है। मंगलम सिटी निवासी शशांक वर्मा अपनी कार से गुजर रहे थे, तभी उनकी गाड़ी सड़क किनारे खड़े एक ट्रेलर से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि हादसे में शशांक वर्मा को गंभीर चोटें नहीं आई हैं और वे सुरक्षित बच गए। रिम्स के बाद हरमू नदी, बड़ा तालाब और डैम होंगे अतिक्रमण मुक्त, हाईकोर्ट का आदेश, 2 हफ्ते में करें पूरा। रांची के हरमू नदी, बड़ा तालाब और कांके धुरवा जैसे प्रमुख डैमों के आसपास फैले अतिक्रमण को झारखंड हाईकोर्ट ने 2 सप्ताह के भीतर हटाने का सख्त निर्देश दिया है। जलाशयों के कैचमेंट एरिया पर हुए अवैध कब्जे और प्रदूषण पर कोर्ट ने बड़ी नाराजगी जताते हुए कहा है कि पानी के स्रोत बचाने के लिए अब देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि खंडपीठ ने जिला प्रशासन और नगर निगम को मिलकर 2 सप्ताह के भीतर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। साथ ही प्लास्टिक कचरे से मुक्ति दिलाने और उसकी रिपोर्ट उपलब्ध कराने का आदेश भी दिया है, अन्यथा अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट ने बड़ा तालाब,
हरमू नदी और डैमों के आसपास बने अवैध निर्माणों को चिन्हित कर लिया है, त्वरित अभियान चलाने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह भी कहा है कि अतिक्रमण हटाने के बाद इन क्षेत्रों को नो एंट्री जोन घोषित कर कटीले तारों से घेरा जाए ताकि भविष्य में कोई कब्जा न हो पाए। रांची में साधु फ्रॉड के मामले में महिला से गहने व नकदी की ठगी, वहीं थेफ्ट केस में 2 आरोपी गिरफ्तार। रांची के चूटिया थाना क्षेत्र में साधु के वेश में आए उचक्कों ने एक महिला से गहने और नकदी की ठगी कर ली है। साधु फ्रॉड का यह मामला द्वारिकापुरी रोड नंबर 3 का है, जहां किराए के मकान में रहने वाली बसंती देवी से ठगों ने 3000 रुपए नकद, सोने की चेन और कान की बाली ले ली और मौके से फरार हो गए। पीड़िता बसंती देवी ने इस संबंध में चूटिया थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। महिला के अनुसार 2 लोग साधु के वेश में भिक्षाटन के बहाने घर पहुंचे और भविष्य बताने की बात करने लगे। बातचीत के दौरान उन्होंने महिला को अपनी बातों में उलझाया और गहने उतारने के लिए कहा। इसी दौरान गहने और नकदी लेकर दोनों साधु फरार हो गए। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। इधर रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में चोरी के एक अलग मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रांची के ओटीसी ग्राउंड के पास रातू रोड फ्लाईओवर पर एक बाइक में लगी आग, मची अफरा तफरी। रांची के ओटीसी ग्राउंड के पास रातू रोड फ्लाईओवर पर एक बाइक में अचानक आग लग गई। बाइक में आग लगने के बाद थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। रांची के खलारी थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े गोलीबारी, एक व्यक्ति घायल, पुलिस जांच में जुटी। रांची के खलारी थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े गोलीबारी की घटना हुई है। इस गोलीबारी में एक व्यक्ति घायल हो गया है। वारदात की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई है और वारदात के कारणों की जांच में जुट गई है। फिलहाल घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल भेजा जा रहा है। जमशेदपुर में साइबर ठगों ने पुलिसकर्मी को बनाया शिकार, शातिराना ढंग से खाते से उड़ाए लाखों रुपए। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र से साइबर अपराध का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने एक बार फिर डिजिटल सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सिद्धगोड़ा थाना में पदस्थापित आरक्षी चालक मनीष कुमार दुबे को साइबर ठगों ने निशाना बनाते हुए उनके 2 बैंक खातों से कुल 1,04,900 रुपए उड़ा लिए। यह घटना साफ तौर पर दर्शाती है कि साइबर अपराधी अब आम लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि पुलिसकर्मी भी उनके निशाने पर हैं। पीड़ित आरक्षी चालक मनीष कुमार दुबे के अनुसार ठगों ने बेहद शातिराना तरीके से उनके बैंक खातों में सेंध लगाई। एक खाते से 90,000 रुपए जबकि दूसरे खाते से 14,900 रुपए की अवैध निकासी कर ली गई। जब उन्हें ठगी का पता चला तो उनके होश उड़ गए। घटना की जानकारी मिलते ही पीड़ित ने संबंधित थाना और साइबर सेल को सूचना दी है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि साइबर ठगों ने बैंक खातों से जुड़ी गोपनीय जानकारी किस तरीके से हासिल की। बाइक में फर्जी नंबर लगा लूट रही कोढ़ा गैंग की बबलिया, रांची में मचाई दहशत। रांची के बरियातो इलाके में 7 दिन पहले लूट को अंजाम देने वाले बिहार के कटिहार जिले के जुराबगंज गांव का कोड़ा गैंग पुलिस के लिए चुनौती बन चुका है। पुलिस ने गैंग के गुर्गों के घर से रांची से लूटे सोने के जेवरात समेत अन्य चीजें बरामद कर ली हैं, लेकिन पुलिस अब तक गैंग के अधिकतर गुर्गों को नहीं पकड़ सकी है। पुलिस की जांच में पता चला है कि कोड़ा गैंग में महिलाएं भी जो लूट रही हैं वो भी शामिल हैं। सदर थाना की पुलिस की जांच में पता चला कि गैंग के गुर्गे बाइक से लूटपाट करते हैं, घटना को अंजाम देने के बाद उस शहर को छोड़ देते हैं और दूसरे राज्य पहुंच जाते हैं। इस दौरान उस राज्य व शहर के ओलेक्स के जरिए किसी बाइक का नंबर निकालते हैं और उसे अपनी बाइक में लगा देते हैं। इसके बाद उस शहर में घटना को अंजाम देते हैं और फिर दूसरे शहर निकल जाते हैं। पुलिस को छानबीन में पता चला कि गैंग में महिलाओं को भी रखा जाता है। हालांकि सदर थाना की पुलिस गैंग के गुर्गों की तलाश में जुट गई है। रांची के केतारी बागान रेलवे फाटक के पास ट्रेन से कटकर व्यक्ति की मौत। चोटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत केतारी बागान रेलवे फाटक के समीप मंगलवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। यहां एक अज्ञात व्यक्ति की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। स्थानीय निवासियों के अनुसार व्यक्ति रेलवे फाटक पार कर रहा था, तभी तेज गति से ट्रेन आ रही थी, जिससे व्यक्ति को संभलने का मौका नहीं मिला और ट्रेन की चपेट में आकर उसकी मौत हो गई। ट्रेन से कटने के कारण उसका शव छत विक्षत हो गया है। इधर हादसे की सूचना मिलते ही चोटिया थाना की पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के लोगों की मदद से मृतक की पहचान करने की कोशिश कर रही है। बोकारो ठेका कर्मी की हत्या, मुख्य आरोपी भुवनेश्वर से गिरफ्तार। मोबाइल में हुई थी दोनों के बीच बहस, अपहरण वाले दिन की हत्या, लोगों का प्रदर्शन। बोकारो के सेक्टर 8A निवासी ठेका कर्मी जयंत कुमार सिंह के अपहरण हत्याकांड का घटना के 5वें दिन पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस सनसनीखेज मामले के मुख्य आरोपी विनोद खोपड़ी को उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जांच में सामने आया कि जयंत की हत्या अपहरण के दिन ही कर दी गई थी। 10 दिसंबर की रात जयंत को घर के पास से बुलाकर अगवा किया गया था और उसी रात उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। पुलिस के अनुसार इस वारदात में
जयंत के ही एक करीबी ने रेकी की थी, जिससे आरोपियों को उसकी गतिविधियों की पूरी जानकारी थी। एसपी हरविंदर सिंह ने बताया कि आरोपी विनोद खोपड़ी की निशानदेही पर गिरिडीह जिले के पीरटान थाना क्षेत्र स्थित जलेबिया घाटी के पास एक गहरी खाई से जयंत सिंह का शव बरामद किया गया है। हत्या के बाद पहचान छिपाने के उद्देश्य से शव को पहाड़ी इलाके में फेंक दिया गया था। पुलिस दबाव के बाद इस कांड में शामिल 4 अन्य आरोपी दिव्यांशु, आनंद, संजय सिंह और संजय कुमार ने गिरिडीह थाने में आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। पाकुड़ बंगाल रोड पर है अवैध कब्जा, डीसी ने दिखाई सख्ती, अतिक्रमण हटाने के लिए बनेगी विशेष टीम, भेजा जाएगा नोटिस। पाकुड़ के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाले मुख्य सड़क इन दिनों अतिक्रमण की चपेट में है। पाकुड़ से चांदपुर तक फैली यह सड़क जिले की लाइफलाइन मानी जाती है, लेकिन सड़क के दोनों किनारों पर हुए अवैध कब्जों ने इसे खतरे का मार्ग बना दिया है। भारी ट्रकों के साथ साथ यात्री बसें, कार, टोटो और ऑटो इसी मार्ग से गुजरते हैं। सड़क सकरी होने के कारण वाहनों को साइड देने में परेशानी होती है, जिससे आए दिन छोटी बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं। खासकर टेम्पो और टोटो चालकों के लिए यह मार्ग सबसे ज्यादा जोखिम भरा साबित हो रहा है। मुफस्सिल थाना से लेकर चांदपुर तक सड़क किनारे दर्जनों अवैध दुकानें, ठेले और छोटे होटल खोल दिए गए हैं। कई स्थानों पर सरकारी नालों को मिट्टी से भरकर पक्के ढांचे खड़े कर दिए गए हैं। इससे न सिर्फ सड़क की चौड़ाई घट रही है, बल्कि जल निकासी की भी बाधित हो रही है। स्थानीय लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि अतिक्रमण के कारण कई बार गंभीर हादसे होते होते बचे हैं। इसके बावजूद अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद है, नए नए कब्जे किए जा रहे हैं। लोगों में यह भी चर्चा है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो यह मार्ग पूरी तरह जाम और असुरक्षित हो जाएगा। दुमका में दर्दनाक हादसा, 2 महिला की अलाव तापने के दौरान जलकर मौत। दुमका के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत फिटकोरिया गांव में ठंड से बचने के दौरान एक हृदय विदारक हादसा हो गया। अलाव तापने के क्रम में आग की चपेट में आने से 2 वृद्ध महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि बीते कुछ दिनों से दुमका में ठंड काफी बढ़ गई है। रविवार देर रात करीब 10 बजे फिटकोरिया गांव में 65 वर्षीय मेघिया देवी और 55 वर्षीय बृहस्पति देवी आग ताप रही थी। इसी दौरान दोनों महिलाओं के कपड़ों में आग लग गई, जिससे वे गंभीर रूप से झुलस गई और मौके पर उनकी मौत हो गई। घटना की जानकारी परिजनों द्वारा सोमवार दोपहर मुफस्सिल थाना को दी गई है। इसके बाद थाना प्रभारी सत्यम कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और छानबीन शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मेघिया देवी अपने घर के पास रहने वाली बृहस्पतिया देवी के यहाँ गई हुई थी, जहाँ कमरे में अलाव जल रहा था। आशंका जताई जा रही है कि झपकी आने के कारण आग कपड़ों में लग गई और दोनों महिलाएं उसकी चपेट में आ गई। थाना प्रभारी ने बताया कि परिजनों ने घटना को लेकर किसी तरह की शिकायत दर्ज नहीं कराई है और किसी साजिश या अन्य आशंका की बात भी सामने नहीं आई है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।